हे एवरीवन, दिस इज एस के चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है SKC लाइव के अपने यूट्यूब चैनल पे। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ आप सबसे जुड़ रहा हूं। और आज का ये नया अपडेट है महारत्न कंपनी को लेकर। आपने लास्ट 1 वीक के दौरान ये न्यूज़ अब तक जरूर सुना होगा कि भारत में एक नई कंपनी को, एक नई पब्लिक सेक्टर कंपनी को महारत्न कंपनी का टैग स्टेटस मिल चुका है और वह कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो लेक्चर में इस कंपनी के बारे में और भारत में महारत्न कंपनी के क्या नियम है, क्या प्रोसीजर है, और कोई कंपनी अगर महारत्न कंपनी बनती है तो उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन और बहुत ही कम समय में विस्तार से देखते हैं इसके पूरे प्रोविजंस को। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं SK चौधरी, आप में से मैक्सिमम लोग मेरे प्रेजेंस से परिचित हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए पेड और फ्री क्लासेस लेकर मैं आता हूँ। ओके, शुरू करते हैं सेशन। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और महारत्न कंपनी। सबसे पहले इस बात की जानकारी रखें कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का टैग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को यह दर्जा प्राप्त हो गया, यह टैग मिल गया है। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और इसे अभी महारत्न कंपनी का टैग मिला है। अगर बात करें भारत में महारत्न कंपनी का टैग किसे प्राप्त होता है, तो स्पष्ट तौर पे जानकारी रखिएगा कि महारत्न कंपनी का टैग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को ही मिलता है, केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मिलता है। अर्थात ये हुआ इसका मतलब कि किसी भी निजी कंपनी को महारत्न या किसी भी रत्न का, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, ये 3 टैग होते हैं ना, इसमें से कोई टैग नहीं मिलता है, निजी कंपनियों को नहीं मिलता है। जो CPSE कंपनियां जो होती हैं, जो सरकारी कंपनी होती है, सार्वजनिक उद्यम होता है, उसे ही केवल यह टैग मिलता है। और सार्वजनिक उद्यम कौन सी कंपनी होती है, तो स्पष्ट जानकारी रखिएगा, ऐसी कंपनी जिसका उस कंपनी का जो शेयर होता है, उस कंपनी का जो हिस्सेदारी होता है, अगर उसमें गवर्नमेंट का स्टैक, अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, यानी कि 50% अधिक, 51+ अगर है, अगर 51% या इससे अधिक अगर है कंपनी में शेयर, तो वह है CPSE के अंतर्गत आएगा और उन कंपनियों को केवल रत्न का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान स्थिति भारत की देखें तो ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोग स्पष्ट तौर पे जानेंगे। भारत में अभी तक टोटल 12 कंपनियां हैं जिसे महारत्न कंपनी की दर्जा मिली है और 12वीं कंपनी REC बन गई है, 12th कंपनी है ये। इसके अलावा 13 कंपनियां हैं नवरत्न का दर्जा जिन्हें दिया गया है और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ओके, और कंपनियों का सीक्वेंस कैसे चलता है, तो कोई भी कंपनी नवरत्न बनने से पहले मिनी रत्न बनती है और मिनी रत्न बनने से मिनी रत्न जो कंपनियां होती है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। तो मिनी रत्न के बाद नवरत्न और नवरत्न के बाद कंपनियां जो हैं वो अपग्रेड होकर के महारत्न की दर्जा प्राप्त करती हैं। तो नंबर क्या है, 12, 13 और 74। तो ये सीक्वेंस आपने जानकारी रखनी है। कोई कंपनी अभी भारत में अगर टोटल देखें कि कुल कंपनियों में से 12 कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो इसका नाम जानना बहुत जरूरी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC शॉर्ट में जिसे कहते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11 तो पहले से थी, 11 कंपनियां पहले से थी और अभी 12वीं कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसे भी अब ये दर्जा प्राप्त हो गया है। तो टोटल कंपनियों का जो नंबर है, संख्या है, वह कितना है, 12, और ये पूरी लिस्ट रही। अब सवाल है कि महारत्न कंपनियां जो है वो, उनको ये सब दर्जा दिया जा रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट है, तो उससे पहले हम लोग उस बेनिफिट पे आएंगे। सबसे पहले ये समझें REC के बारे में। REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं है, और इट वाज फाउंड ऑन 1969 में। हाँ, इसका काम क्या है, तो ये पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। REC का काम क्या है, तो ये NBFC है, मतलब ये बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में किसी भी कंपनी को अगर फाइनेंसिंग की जरूरत है, अगर वित्त की जरूरत है, तो ये वित्त पोषण का काम करता है, फाइनेंस
उपलब्ध कराता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएट करता है और उसके डेवलपमेंट को एनहेंस करता है। वो कैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वहाँ पे कैसे विद्युतीकरण हो, उस पर ध्यान देती है आरईसी। आरईसी किसके अंतर्गत वर्क करता है? तो मंत्रालय है विद्युत मंत्रालय, इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री, जाहिर सी बात है, और उसके अंतर्गत काम करती है यह आरईसी। और आरईसी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आरईसी क्या है, तो गवर्नमेंटल कंपनी है, सीपीएसई है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, केंद्र सरकार की कंपनी है। इसके अलावा अभी अगर इसके कंट्रीब्यूशन को देखें आरईसी का, तो आरईसी का कंट्रीब्यूशन का अनुमान बस आप इस बात से लगाइए कि यह एक नोडल एजेंसी है जो भारत सरकार की जो प्रमुख इलेक्ट्रिफिकेशन योजना है, जो विद्युत पहुंचाने वाली योजना है, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। जैसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए, तो उसमें फाइनेंसिंग का काम ये कर रही है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसमें भी ये काम कर रही है। राष्ट्रीय विद्युत कोष, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड जो है, उसके एस्टेब्लिशमेंट का काम भी कौन देख रहा है? आरईसी देख रही है। साथ ही साथ उदय स्कीम जो है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम, उसकी भी निगरानी करती है। आपके मन में सवाल इसके बारे में थोड़ा होना चाहिए, उदय के बारे में, कि उसमें किस प्रकार से काम करती है। स्टूडेंट, आप सबने कई बार सुना होगा कि भारत में बहुत सारी ऐसी बिजली कंपनियां हैं जो लॉस में मेकिंग है और नुकसान में जारी हो सकती कंपनियां बंद हो जाए। तो आरईसी क्या करता है कि ऐसी कंपनियों को उदय स्कीम के अंतर्गत, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत उन्हें फाइनेंस करती है, उन्हें क्रेडिट क्रिएट करती है और इन कंपनियों को डूबने से, डिफॉल्टर होने से बचाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसकी जानकारी आप जरूर रखेंगे। 3 योजनाएं हैं जिसका नोडल एजेंसी फाइनेंस करने के लिए आरईसी, सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और राष्ट्रीय विद्युत कोष। ओके, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उसमें से है कि महारत्ना दर्जा मिल गया इस कंपनी को, तो इस कंपनी को लाभ क्या होगा? तो देखिए, लाभ तो सिंपल सा बड़ा है कि कोई भी कंपनी को अगर दर्जा मिल जाता है तो वो कंपनी जो है वो अपने टोटल नेटवर्थ का 15% तक का वो निवेश कर सकती, भारत या विदेश में कहीं पे भी किसी भी कंपनी का अधिग्रहण कर सकती, किसी भी कंपनी को मर्ज कर सकती 15% तक। और साथ ही साथ वो एक प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ले सकती इंडिपेंडेंटली, सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ और क्या बेनिफिट होता है, तो बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं और जो के ह्यूमन डेवलपमेंट एंड उसके ट्रेनिंग के लिए वो योजनाएं चला सकती हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। साथ ही साथ आरईसी अब प्रौद्योगिकी के सेक्टर में संयुक्त उद्यम, ज्वाइंट वेंचर आदि में प्रवेश कर सकती है, अलग अलग कंपनियों के साथ टाइप कर सकती है। तो ये इसके बेनिफिट हो गए। और महारत्ना दर्जा कब से दिया गया है, तो भारत में महारत्ना दर्जा दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2010 में होती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को, सीपीएसई को। और उद्देश्य इसका एक ही था कि भारत सरकार का उद्देश्य था कि जब कंपनियों को महारत्ना दर्जा देंगे तो ऐसी कंपनियां विश्व की दिग्गज कंपनियां बन के निकलेंगी, ग्लोबल कंपनी बनेंगी। और जैसे ग्लोबल कंपनी बहुत सारी भी इंडिया की ग्लोबल कंपनी जैसे सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बड़ी कंपनियां हैं। जैसे विदेशी कंपनियां होती है एमएनसी जिस प्रकार से होती है, उसी फॉर्म में ये लोग भी काम करते हैं। तो सरकार का ये उद्देश्य था, 2010 में महारत्ना का टैग देना शुरू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि कंपनियां बड़ी बनेंगी इससे, एंड ये सारी चीज़ें। और सीपीएसई किसको बोलते हैं, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उसमें सरकार की हिस्सेदारी, केंद्र या सरकार की जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो 51% या इससे अधिक होना चाहिए। तो ये तो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था। और महारत्ना का दर्जा जो मिलता है उससे लाभ ये है कि किसको मिलता है दर्जा, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो एग्जाम में सब सवाल पूछा जाता है। 3 क्राइटेरिया देखिए। सबसे पहला है कि कंपनी को दर्जा दिया जाता है जब लगातार कंपनी 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक। नेट प्रॉफिट का मतलब उसमें कोई अगर कर्ज ली है तो उसको माइनस करके बताना है, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। या फिर अगर ये नहीं है तो अथवा में है और में कि 3 वर्षों के दौरान कंपनी की जो औसत वार्षिक टर्नओवर है, यानी कि एनुअल जो टर्नओवर है कंपनी का जो वार्षिक लेन देन है टर्नओवर, वो 25,000 करोड़ रुपया या इससे अधिक होना चाहिए। और साथ ही साथ 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य, यानी कि उसका एनुअल एवरेज नेट वर्थ इट शुड बी 15,000 करोड़ रुपीस प्लस होना चाहिए। उसका नेट वर्थ एनुअली लास्ट 3 वर्ष में 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
तो ये 3 जानकारी रखिएगा। देखो अलग से कुछ नहीं है। प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का, उसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपीज से या उससे अधिक होना चाहिए, और उस कंपनी का नेटवर्थ, उस कंपनी का जो अपना मूल्य है, वैल्यूएशन, वो 15,000 करोड़ रुपीज से अधिक का होना चाहिए। ओके, तो ये आवश्यक है। साथ ही साथ उस सीपीएसई जो है, सीपीएसई के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु से नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब जो महारत्ना है, कंपनी है महारत्ना, वो नवरत्न के तौर पे एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जरूर लिस्टेड होना चाहिए, यानी कि उसमें निवेशक होने चाहिए, इन्वेस्टर्स होने चाहिए। और भारत की यहाँ पे वही लिखा है कि सरकार के सीपीएसई को, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को 3 वर्गों में बांटते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। कंपनियों की संख्या कितनी है, अभी जस्ट हमने बताया था 12, 13 और 74, यही था ना नंबर। तो ये सब जानकारी जरूर रखिएगा। अभी जस्ट हमने यहाँ पे आपको चर्चा किया था 12, 13, 74 देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है। ओके, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि भारत में अभी नई कंपनी को जो दर्जा मिला वो क्या है, और अब टोटल कंपनियां कितनी हो गई हैं। तो महारत्ना कंपनियों की ये सूची और ये पूरी जानकारी आप अपने पास बिल्कुल रखिए। आने वाले एग्जाम में ये सारी जानकारियां आपसे एग्जाम में जरूर से जरूर पूछी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय। अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में।